डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में सीटेट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार वीडियो को लेकर आया हूं, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। क्या है वो? सीडीबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। ये है मॉक टेस्ट नंबर 1। अगर आप लोग और भी मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मैं रेगुलर बेसिस पर बनाऊंगा। तो इसके अलावा सीटेट से रिलेटेड और भी मैं वीडियोस बना दिया हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट फरवरी 2026 के लिए, ठीक है? तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का ये मॉक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 30 एमसीक्यूज है और उसका आंसर मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को आंसर सोचना है, ठीक है? उसके बाद मैं आंसर जो बताऊंगा उसके साथ मैच करना है। और लास्ट में क्या करना है आप लोगों को, एंड में क्या करना है, आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि 30 में आप लोग कितने, आप लोगों का कितना जो है स्कोर रहा है, ठीक है? 30 आउट ऑफ में कितना मिला आप लोगों को, ठीक है? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? और किसी में अगर डाउट है तो भी बताइएगा। अगर एंड में अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर समझने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है? तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जो क्वालिटी जिसका है, क्वालिटी को उसके बाद क्वांटिटी, मतलब उसको क्वांटिटी मतलब उसको मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज, ठीक है? तो क्या आंसर होगा? बी नंबर है फिजिकल ग्रोथ एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। सी नंबर है सेम मीनिंग, दोनों एक ही मतलब है। उसके बाद डी नंबर है डेवलपमेंट आफ्टर ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ पहले, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, इसलिए वो गलत है। तो यहां पर देखिए फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे स्टेज फॉर लॉजिकल थिंकिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट पर जो है लॉजिकल थिंकिंग कर सकते, लॉजिकली वो सोच पाता है। मतलब किस स्टेज में, किसके हिसाब से, जीन पियाजे के हिसाब से। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट। क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मीन्स। चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मीन्स क्या होता है? लेक्चर, सिर्फ लेक्चर से मतलब टीचिंग वो होता है। मेमोराइजेशन, ये तो नेगेटिव वर्ड है। एक्टिव एंड प्रोजेक्ट्स, और डी नंबर है सिलेबस रूल्स, की सिर्फ सिलेबस रस, मतलब सिर्फ सिलेबस को पढ़ाना पड़ेगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मीन्स उसका मतलब होता है कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, बच्चा सेंटर में, बच्चा एक्टिवली सीखे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव रहेगा। सिर्फ लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ध्यान नहीं देंगे, वो बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जांपल। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल है, कौन है? बोर्ड एग्जाम, फीडबैक बेस्ड क्विज, एनुअल टेस्ट, रैंकिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक बेस्ड क्विज। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक बेस्ड क्विज होता है इसमें, ठीक है? बोर्ड एग्जाम वो तो नहीं होता, वो होता है फॉर्मेटिव, और एक होता है समेटिव, तो वो समेटिव में आता है। ये सब क्या है, समेटिव में आता है। ये भी समेटिव, ये भी समेटिव, ये भी समेटिव। तो यह क्या होगा, फीडबैक बेस्ड क्विज, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाइगोस्की एम्फसाइज करता है किस पे? बायोलॉजी ओनली, लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन, आईक्यू टेस्ट, पनिशमेंट। ये तो नेगेटिव वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज, उसके बाद सोसाइटी पे ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं, मतलब सोशल लर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेस्ट रिस्पॉन्स टू रीडिंग डिफिकल्टी, इग्नोर, पनिश, स्क्रीनिंग एंड सपोर्ट, प्रोमोट्स क्लास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपोर्ट करेंगे। बेस्ट रिस्पॉन्स टू रीडिंग डिफिकल्टी, जिसको रीडिंग में डिफिकल्टी है तो उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग देखेंगे कहां पर गलती है, मतलब वो कमी क्या है उसमें, जो सीख नहीं पा रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, स्कैफोल्डिंग मींस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सीटेट के लिए, किसी भी टेट एग्जाम के लिए, कि स्कैफोल्डिंग मींस क्या है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, हाफ सॉल्व, हाफ सॉल्व मतलब आधा सॉल्व करना, कोई भी चीज मतलब बच्चा जब समझ नहीं पा रहा है उसको हिंस देना, तो यह उसको बोलते हैं हाफ सॉल्व या फिर स्कैफोल्डिंग। तो गिव आंसर, सिर्फ आंसर बता देना होगा, नहीं होगा, इस तरह से बच्चा सीख ही नहीं पाएंगे। ग्रेजुअल सपोर्ट, आस्ते से सपोर्ट करना। नो गाइडेंस, ये तो गलत बात है, गाइडेंस देना पड़ेगा। अगर बच्चे सीखने में किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेसन को सीखने में दिक्कत हो रही है तो उसको गाइडेंस तो करना ही पड़ेगा। रेपिटेशन, रेपिटेशन भी एक नेगेटिव वर्ड है। क्यों नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि रेपिटेशन अगर बच्चा को समझ ना आए कि सिर्फ रेपिटेशन करने से, सिर्फ बार बार कराने से उसका जो तब भी उसका हल नहीं होगा, उसको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुअल सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस करती है क्या। अगर आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानना है तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दिया, पूरी कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सारी डिटेल्स के जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज उसमें बता दिया हूं। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस किस चीज को प्रैक्टिस करती है, सेम मेथड, एक ही मेथड को, फ्लेक्सिबल मेथड्स, सेग्रीगेशन, रिजिड टेक्स्ट। तो यहां पर देखिए सेम मेथड, सब बच्चों के लिए सेम मेथड नहीं होगा, कोई बच्चा आगे है कोई पीछे है तो सबको लेके चलना होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फ्लेक्सिबल मेथड्स, फ्लेक्सिबल मेथड्स का मतलब जिस हिसाब से जिसको हेल्प चाहिए उस हिसाब से उसको हेल्प करना, ठीक है, फ्लेक्सिबल मेथड्स। उसके बाद सेग्रीगेशन, जो बच्चा कम जो नॉलेज है या फिर कम पढ़ पाते उसको अलग कर देना, जो ज्यादा पढ़ पाते उसको अलग कर देना, ये गलत है, तो ये भी क्या हो गया, गलत है। उसके बाद देखिए रिजिड टेक्स्ट, रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड है, जो कोई भी चीज नहीं, जैसा है वो करना ही पड़ेगा, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल मेथड्स। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे जो बच्चा सीखेगा उसको उस हिसाब से, उस मेथड से उसको सिखाना, ठीक है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट स्टेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबे रूल्स, रूल्स को मानना, क्या करने के लिए, टू अवॉइड पनिशमेंट। रूल को इसलिए नहीं मान रहे कि रूल सही है, रूल को इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उससे पनिशमेंट मिलेगी, अगर रूल को ब्रेक करेंगे तो इसलिए हम रूल को फॉलो करते हैं। तो ये कोल बाग के किस स्टेज में या किस लेवल में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ऑटोनोमस। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल बाग से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री कन्वेंशनल, क्या होगा, प्री कन्वेंशनल। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क। हाई ऑर्डर मतलब जिसमें थिंकिंग ज्यादा करना पड़ेगा, रिकॉल याद करने में थिंकिंग की बातें नहीं, याद करना पड़ेगा। कंपेयर एंड जस्टिफाई, कॉपी, एमसीक्यू ओनली। तो क्या होगा, कॉपी करने में भी हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू ओनली, एमसीक्यू में नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि फैक्चुअल है, ये फैक्ट्स मतलब याद है तो उसका आंसर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। रिकॉल याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें समझने की बातें नहीं है, सोचने की बातें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपेयर एंड जस्टिफाई। कोई चीज को अगर जस्टिफाई करेंगे कि सही है या गलत है तो उसमें क्या करना होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग टास्क है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टीचर रोल इन एबीएल। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि एबीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो टीचर का रोल क्या है एबीएल में, लेक्चरर, फैसिलिटेटर, उसके कंट्रोलर, एग्जामिनर। तो ये क्या है, एग्जामिनर सिर्फ एग्जाम लेगा वो भी नहीं होगा, कंट्रोलर बच्चों पर कंट्रोल जमाएगा वो भी नहीं होगा, सिर्फ लेक्चरर सिर्फ लेक्चर मारेगा तो ये भी नहीं होगा। फैसिलिटेटर मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों को वो सारी सुविधाएं देना, उसको हेल्प करना, गाइडेंस करना, उसको बताना कैसे करना होगा, चीजों को सिंपली समझाना ताकि जिस हिसाब से बच्चे समझे, तो इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन जो है वो है सेम एज, सबका सेम एज होता है, सीक्वेंस प्लस वेरिएशन, इररिलेवेंट, फिजिकल ओनली। तो ओनली वाला ऑप्शन जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि ओनली वाला ऑप्शन ज्यादातर एग्जाम के रिलेटेड जो है नेगेटिव होता है। इररिलेवेंट, रेलेवेंट नहीं है, ये कोई बात नहीं है। सेम एज, सबका जो डेवलपमेंट होता है एक ही जैसा होता है, एक ही एज में होता है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंसली होता है लेकिन वेरिएशन होता है, किसी का पहले आता है, जैसे बचपन सबका आता है, तो बचपन के बाद जो आएगा, जो एज आएगा, जो मतलब माइलस्टोन आएगा वो क्या होगा, ले से आ सकता है लेकिन आएगा जरूर।
तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड वेरिएशन, अलग होगा। मान लेते हैं किसी का जो फेज है वो 2 साल में शुरू हुआ, किसी का मतलब 2.5 साल में शुरू हो सकता है, तो ये सीक्वेंस प्लस वेरिएशन इसको बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट करते कौन? सिंगल मेथड से, वेरिड मेथड से, इग्नोर स्टैंस, फिक्स्ड ग्रुप। किस इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो सजेस्ट होता है? सिंगल मेथड, वेरिएट मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएट मेथड। अलग अलग टाइप से कोई चीज करेंगे तो इंटेलिजेंसी ज्यादा सजेस्ट होगा, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? रियल लाइफ प्रॉब्लम लर्निंग इज, रियल लाइफ प्रॉब्लम लर्निंग क्या है? रोट, रोट तो नेगेटिव है, रट्टाबाजी। प्रॉब्लम बेस्ड, ड्रिल, लेक्चर आर्ट। तो इसका मतलब होगा लेक्चर, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रॉब्लम बेस्ड। रियल लाइफ तो तभी लर्निंग होगा जब उसको हम प्रॉब्लम बेस्ड कुछ सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेल्फ रेगुलेशन डेवलप्स ऑन बाय, सेल्फ रेगुलेशन खुद की सोच को रेगुलेट करना डेवलप्स होता है पनिशमेंट से, रूल्स एंड रीइंफोर्समेंट से, केवस से, रूटीन। क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन होता है उससे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूल्स एंड रीइंफोर्समेंट से क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन डेवलप होती है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बेस्ट असेसमेंट अप्रोच, इनमें से कौन बेस्ट असेसमेंट अप्रोच है? फाइनल एग्जाम ओनली, सिर्फ फाइनल एग्जाम से असेसमेंट नहीं होगा कि बच्चा कितना सीखा, कैसे सीखा। फॉर्मेटिव प्लस समेटिव, एमसीक्यू ओनली, नो टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी। फॉर्मेटिव मतलब जो ड्यूरिंग द हम टीचिंग प्रोसेस में सीखेंगे, और समेटिव मतलब होता है एंड ऑफ द ईयर जो करते हैं। दोनों ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है? 17 है मेटाकॉग्निशन प्रोमोटेड बाय, यहां पर मेटाकॉग्निशन कौन प्रोमोट करता है? नो रिफ्लेक्शन, स्ट्रेटजी रिफ्लेक्शन, पनिशमेंट, साइलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटजी रिफ्लेक्शन। स्ट्रेटजी रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? मेटाकॉग्निशन पहले समझना होगा। मतलब थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, मतलब थिंकिंग पर थिंकिंग करना, तो उसको बोलता है मेटाकॉग्निशन। तो इसमें किस में होगा? वो होगा स्ट्रेटजी एंड रिफ्लेक्शन में। क्या होगा? मेटाकॉग्निशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? मल्टीलिंगुअल सपोर्ट स्ट्रेटजी किसको सपोर्ट करता है? बैन होम लैंग्वेज, ब्रिज लैंग्वेजेस, इग्नोर पेनलाइज। तो इसका आंसर क्या होगा कि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट जो है वो स्ट्रेटजी है। किस तरह का स्ट्रेटजी है? तो इसका होगा ब्रिज लैंग्वेजेस। तो ये किसको सपोर्ट करते हैं? किसका स्ट्रेटजी है ये? ब्रिज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 19 देखिए, पुअर परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स, अगर पुअर परफॉर्मेंस होता है लर्नर्स के थ्रू तो क्या करेंगे हम? लोअर मार्क्स, डायग्नोज एंड रेमेडीज, ब्लेम, रिमूव टॉपिक। तो अगर बच्चा यहां पर देखिए लोअर मार्क्स, तो उसको मार्क्स कम देंगे, या फिर उसको डायग्नोज एंड रेमेडिएट, ब्लेम उसको मतलब इल्जाम ठहराएंगे, गलत ठहराएंगे तुम गलत किए हो। उसके बाद क्या है? रिमूव टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक को समझ नहीं मतलब उस टॉपिक को हटा देंगे सिलेबस से, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोज करेंगे कि कमी कहाँ रह गई है, उसको समझने में कहाँ दिक्कत है। उसके बाद रेमेडिएट, जब कमी पता चलेगा कि इस टॉपिक में उसको समझने में दिक्कत है, तो उसको क्या करेंगे? रेमेडिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे, उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो पहले डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज मतलब उसकी कमी को देखेंगे, कमी इन द सेंस मतलब उसको कहाँ कमी रहेगी पढ़ाई में, उसका उसको ठीक करेंगे। रेमेडिएट मतलब उसको रोकथाम करेंगे, उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? उसका मकसद क्या है? मेमोरीज, मेमोरीज मतलब याद करना, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन, कॉपी, वॉच टीचर। तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? यूडीएल एग्जाम्पल, यूडीएल का एग्जाम्पल क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यूडीएल का पूरा नाम, दो फुल फॉर्म आप लोग को दिया, कि उसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है? सेम वर्कशीट, मल्टीपल फॉर्मेट्स, सेग्रीगेशन मतलब अलग कर देना, लॉ एक्सपेक्टेशंस, तो लॉ एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो भी नहीं होगा, सेग्रीगेट जो अलग कर देंगे वो भी नहीं होगा। उसके बाद मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो क्या होगा? मल्टीपल फॉर्मेट्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ब्लूम हायर ऑर्डर। ब्लूम हायर ऑर्डर जो है एक जो है साइकोलॉजिस्ट है। रिकॉल, एवेल्युएट एंड क्रिएट, कॉपी, ट्रू फॉल्स ओनली। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या होगा? रिकॉल मतलब याद, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवेल्युएट एंड क्रिएट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रिड्यूस स्टेरियोटाइप थ्रेट। स्टेरियोटाइप थ्रेट को कैसे कम करेंगे हम? डिस्करेज करके, ग्रोथ माइंडसेट के साथ, रिमूव गर्ल्स, गर्ल्स को रिमूव करके, ये तो गलत बात है। मोर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ। तो ग्रोथ, क्योंकि माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, माइंडसेट को उस हिसाब से बनाना होगा जिससे क्या होगा, स्टेरियोटाइप जो थ्रेट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पीयर लर्निंग बेनिफिट। पीयर लर्निंग मतलब जो क्लासमेट है, जो बच्चे हैं वो आपस में सीखते हैं। तो पीयर लर्निंग बेनिफिट उससे क्या होता है? ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट होता है, कोलैबोरेशन होता है, नो टीचर, नो अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में आपस में मिलजुल कर सीखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डिस्ग्राफिया साइन। डिस्ग्राफिया क्या साइन उससे जाहिर होता है? डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब लिखना जिसमें ये लर्निंग जो है एक प्रॉब्लम है, जिसमें जो है ग्राफिया मतलब जिस बच्चों को जो है लिखने में दिक्कत है। नीट राइटिंग, पुअर हैंडराइटिंग, फर्स्ट राइटिंग, परफेक्ट स्पेलिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट मींस। यहां पर देखिए कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट क्या है? रैंडम, ऑब्जेक्टिव्स, गाइड टीचिंग। उसके बाद देखिए अनरिलेटेड टेस्ट, लेट प्लानिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गाइडेड टीचिंग मतलब गाइड के हिसाब से, मतलब गाइड मतलब बच्चों को सपोर्ट देकर के, सही गाइड देकर उसको पढ़ाना। तो क्या बोलेंगे उसको? कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट मीन्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मोटिवेट लॉ इंटरेस्ट स्टूडेंट। मोटिवेट अगर लॉ होता है, लॉ इंटरेस्ट होता है, तो स्टूडेंट्स क्या इंपैक्ट पड़ता है? मीनिंगफुल टास्क, इग्नोर, थ्रेट्स, रिमूव, चैलेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मीनिंगफुल टास्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर्पस। डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर्पस जो है वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मकसद क्या है? तो अभी मैंने बताया डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब क्या है, असेसमेंट क्या है, मतलब जो बच्चों की पढ़ाई में जो कमी है उसको निकालना, या मतलब उसको देखना कि कहाँ कमी है और उसको बाद में फिर ठीक करना। आप किससे ठीक करेंगे? रेमेडियल टीचिंग से उसको ठीक करेंगे। पहले डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस जैसे कोई बीमारी लग जाती है बॉडी में तो हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसके हिसाब से दवाई लेते हैं। उसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों को टेस्ट लिया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसको टेस्ट करने के बाद देखा जाता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी रह गया, फिर उसके बाद फिर क्लास करते हैं, तो वो हो गया रेमेडियल टीचिंग। तो क्या होगा? रैंक, आइडेंटिफाई प्रायर नॉलेज, रिप्लेस एग्जाम, डिस्करेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई करना है कि उसको प्रायर नॉलेज कहां तक वो सीखा है, कहां पर कमी है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? इमोशनल सेफ्टी पॉलिसी। इमोशनल सेफ्टी पॉलिसी क्या यहां पर दिखा रहा है? टीजिंग, परेशान करना, एंटी बुलिंग रूल्स, उस पर इग्नोर इमोशंस, शेम। तो इसका आंसर हो जाएगा इमोशनल सेफ्टी पॉलिसी क्या काम करता है? एंटी बुलिंग रूल्स। एंटी बुलिंग रूल्स मतलब बच्चों को जो रैगिंग करना, इससे वो ये सेफ्टी पॉलिसी है, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। 30 क्वेश्चन देखिए, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग क्या है? सिंगल कल्चर, यूज स्टूडेंट कल्चर, पैनलिज, एसिमिलेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूज स्टूडेंट कल्चर। मतलब अलग अलग कल्चर से स्टूडेंट आते हैं उसको कल्चरली मतलब रिस्पॉन्सिव टीचिंग बोलेंगे, मतलब सब बच्चों को शामिल करके पढ़ाना। तो यहाँ पर 30 एमसीक्यूज मैंने बताया तो सीडीपी के रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने जो पहले बताया कि इस 30 एमसीक्यूज में से कितने आप लोगों को जो है करेक्ट हुआ और कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 2 में।